1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको भी एक अंग्रेज ने बनाया था, ए.ओ. ह्यूम ने, उस अंग्रेजों की बनाई कांग्रेस का 1904 में एक साहब प्रेसिडेंट हुए, उनका नाम था मिस्टर कॉलर। मिस्टर कॉलर ने वीर सावरकर के बारे में क्या लिखा है यह नहीं बताया गया, हमने पढ़ा भी नहीं। लिहाजा कुछ लोगों ने उनको कहा कि साहब ये तो गद्दार थे, इन्होंने तो माफी मांग ली। वो चिट्ठी नहीं मिल रही अभी तक, बहुत सारी चिट्ठियां मिल रही हैं लेकिन वो नहीं मिल रही। ये 2-3 रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूं कि आजादी के बाद भी जिस इतिहास को हम 70 साल से पढ़ रहे हैं उसमें एक आध तो सच लिख देते भाई। और आपने इस दौर में 5 या 6 पीढ़ियों को इतना झूठ पिला दिया है कि आज राष्ट्रवादियों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि नया नैरेटिव कम पहले लाने से पहले पुराने को मिटाना पड़ रहा है। लेकिन यह आप सब लोगों की ताकत है देश भर में कि आप बहुत कुछ मिटाने में कामयाब हो गए हैं और अपना नैरेटिव खड़ा करने में भी आपको सफलता मिल रही है। 1980 में मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर स्मारक को एक चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के साथ वीर सावरकर स्मारक को 11,000 रुपए का चेक अपने अकाउंट से भेजा है। और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि वीर सावरकर जैसा महान इस मट्टी का सपूत कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी ने लिखा है तो मुझे नहीं पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली है कुछ दिन पहले ही, और शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया, उन्होंने कहा कि सावरकर वीर नहीं थे लिहाजा हम उनके नाम के आगे से वीर हटा देते हैं, क्योंकि वीर तो वो हैं खुद। उनकी वीरता तो पूरा देश देख रहा है, 10 जनपद की चप्पलों में पड़े हुए हैं। कहते हैं ऐसे महान, उनकी अब डेफिनेशन ही अलग है वीर होने की, तो वो सावरकर को कैसे वीर मानेंगे भाई। लेकिन मैं बार बार जो बात आपसे चाहता हूं, आज की जो जनरेशन है उसको सच बताइए। और जब हम पूरी दुनिया का यह नैरेटिव सुनते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, और हमें यह सुन के बड़ा फख्र भी होता है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ कहने से नहीं होगी। आपको 21वीं सदी भारत की होगी, इसके लिए 20 साल पहले इक्विप्ड कर दिया गया था कि 70 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोगों के विचार कभी किसी अखबार में लेटर टू एडिटर तक में आए हों, किसी टेलीविजन की डिबेट में आपकी बात रखी जाती हो, आप जिस सोच को समझते हैं उसके बारे में कोई चर्चा होती हो। लिहाजा जिन्होंने यह कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने 20 साल पहले आपको एक मोबाइल दिया था और कहा कि यह क्रांति सिर्फ आपके लिए है, और यह मोबाइल न होता तो राष्ट्रवादियों के विचार का आदान प्रदान इतनी दूर तक नहीं होता कि मैं बेलगावी आ जाता। अगर इसका कोई भी, मैं कहता हूं, राष्ट्र के लिए कोई सबसे बड़ा इस्तेमाल है, बाकी और चीजों के लिए है, करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अगर मैं समझता हूं आज के दौर में तो आपके लिए हुआ है। आप क्या सोचते हैं, आप उनसे जो आपको
तुच्छ निगाह से देखते थे और समझते थे कि कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही इस देश का नैरेटिव बनाएंगे। वो जो सोचते हैं वही महान क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बाकी लोगों को विचार रखने का अधिकार नहीं है। आज आपके विचार पूरे दुनिया में जा रहे हैं और लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं और दुनिया आपको जान रही है। इसीलिए पूरा यूरोप जो एक बीमारी से ग्रस्त है, जो 100 साल से किसी से लड़ा नहीं है, इसलिए वो उससे भी लड़ नहीं पा रहा है। और हमारे देश के लोगों ने या अल्ट्रा सेकुलरिज्म ने या राजनीति पे पहुंचने वाले बौने लोगों ने उसके बारे में जो नैरेटिव क्रिएट किया, उसमें हमने अपना धार्मिक भजन भी दांव पे लगा दिया। देश तो लगाया, हमने भजनों को भी सेकुलर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म नहीं मिला हमको। एक भजन है जिसके बारे में देश में कम चर्चा होती है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पिताजी थे वो, अब उन्होंने गाया है तो उस भजन को गुनगुना रहे हैं हम लोग। लेकिन पिताजी की मजबूरी समझ में आती है, वो किसका एजेंडा था, क्यों था। लेकिन अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो उसको बंद कर दें गाना। और जो असली भजन है वो कोई आज के लोगों ने नहीं लिखा, जो असली भजन लिख के गए थे, जो भजन पूरा है, उसे गाना शुरू कर दें। एक भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये उस भजन का हिस्सा ही नहीं है, न ये लाइन उस भजन में है। जिस पंडित जी ने वो लिखा था वो सब अवेलेबल है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो छोटा सा खिलौना है जिससे बुजुर्ग से लेकर के 10 साल तक का बच्चा खेल रहा है, उससे अब झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने असली भजन डाउनलोड कर दिया है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत बना। उससे पहले भारत नहीं था। और वो तमाम किताबें जो लोग लिख के गए और आपको अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे आई एम बाई एक्सीडेंट हिंदू, उनकी संतानें जनेऊ डाल के हिंदू होना साबित कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मेरा कोई कमेंट किसी इंडिविजुअल पे नहीं है। ये आपकी ताकत है, क्योंकि 70 साल तक आपको यह बताया गया कि आप गंवार लोग हैं, सपेरों वाले लोग हैं, जादू टोने वाले लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं। आपको तो 700 साल तक गुलाम रखा गया है और उसके बीच के और आगे पीछे का इतिहास ही नहीं कोई बताता। और जिनका इतिहास नहीं है वो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने अपने 5000 साल, कम से कम जो लिखित की बात है, लोग कहते हैं उससे भी आगे है, 5000 साल पुरानी, जिस दिन आपको बोध हुआ, जिस दिन आपका पुरुषार्थ जगा, जिस दिन आपको अपने पूर्वजों पे सम्मान होने लगा, तो आपने 2014 पैदा कर दिया। यह सिर्फ आपके उस लंबे 700 साल की गुलामी से निकलने का एक हल्का सा प्रयास है। इसमें किसकी जीत हुई, किसकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें जीत राष्ट्र की हुई।
क्योंकि जो लोग आपसे वोट लेने आते थे, वही लोग मस्जिदों से फतवा लेने भी जाते थे। कुछ 2014 में लोगों ने फतवा लेने गए, लेकिन आपने बगैर फतवा जारी करे हुए, बिना किसी को बताए, इस छोटे से आले से एक फतवा जारी किया कि 2014 पैदा हो गया। तो आपके गुस्से का नतीजा यह हुआ कि पहली बार आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचा। आपने कहा जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आपने उनसे पूछा, भाई 1948 में जब इंटरिम सरकार बन रही थी तो देश के 14 राज्यों से प्रधानमंत्री के लिए राय मांगी गई थी। तो एक साहब को 14 वोट मिले, एक साहब को 0 वोट मिला। तो ईवीएम तो आपने तभी हैक कर ली थी कि जिसको 14 मिले वो तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, जिसको 0 मिला बन गया। यह बात अलग था कि आपके हैकिंग का अंदाज अलग था, क्योंकि आपने ईवीएम के नाम के आगे बापू को खड़ा कर दिया था, क्योंकि बापू ही एक काम कर सकते थे कि अंबेडकर से मतभेद हुआ उनका, अंबेडकर किसी बात पे अड़ गए तो बापू को आगे कर दिया गया। बापू के पास एक ही हथियार था, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जवाब नहीं दिया अंबेडकर का। अंबेडकर से बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, नहीं मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। उसकी परंपरा दिल्ली में आज भी है, कुछ लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो अंबेडकर साहब ने यह कहा कि देखिए बात मेरी ठीक है, मेरी बात सही है, लेकिन बापू आप देश के लिए जरूरी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में पड़े, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। बापू को लगा इससे बढ़िया क्या हथियार है। यही घटना बापू की सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बात इस्तीफे को लेके थी। उन्होंने कहा आप चाहते हैं ये लीजिए। बापू ने कहा ये तो बगैर कहे इसने बात मान ली। तीसरी बापू ने जो बात कही, मैं ये किसी संदर्भ के लिए कह रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन है, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। जब पटेल को 14 वोट मिले तो बापू के सामने कोई सवाल नहीं था, तो बापू ने एक नए किस्म का हैकिंग की और बोले कि पटेल की हार तो मेरी हार है। अब सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जैसे लोगों को लगता था कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे बार्गेनिंग हो रही है। पटेल ने तत्काल छोड़ दिया, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। लेकिन मेरी बापू से जो सवाल है मेरे सामने, कि मैंने बापू की कोई तस्वीर, बापू की कोई किताब, बापू का कोई कमेंट, उस वक्त के ऐसे लोग जो बहुत बापू के नजदीक थे, ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के लिखा, ये कहीं मुझे नहीं मिलता कि जब बापू के चहेते और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के डोमिनेंट स्टेट के ऊपर बात कर रहे थे, भारत के विभाजन पे बात कर रहे थे, तो बापू कहीं जिन्ना के सामने धरने पे बैठे हो और कहा हो कि तुम देश को बांट रहे हो, अगर देश को बांटोगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं सुना। किसी ने सुना हो तो मुझे बता दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं, कोई तस्वीर हो, कहीं कोई जिक्र आया हो। बल्कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट तो दिया कि अगर देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो अब यह कहते हैं कि हर आदमी जो है
वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल बहुत सोच समझ के काम करता है, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, कितना फायदा करेगा कितना नहीं फायदा करेगा। लेकिन समाज में एक क्लास होती है जिसे कहते हैं करेजियस क्लास, वो रिजल्ट में यकीन रखती है, वो बहुत ज्यादा अगर मगर में चुनाचे में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ता। इसमें लगता है समाज का अगर जब कभी 100 साल के बाद जब आप उस पर एनालिसिस करें तो हो सकता है कि आप उसके बारे में कोई भी राय बनाएं, कैसी भी राय बनाएं, लेकिन एक समय जरूर आता है कि जिस सोच के साथ उसने कोई काम किया होता है उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर 2 टुकड़े होंगे, तो एक जज्बाती आदमी को लगा कि इन्होंने तो कहा था मेरी लाश पे 2 टुकड़े होंगे, देश के तो 2 टुकड़े हो गए, ये तो साबुत है। तो उसको यह लगा होगा, मैं ये बात मानता हूं इसलिए कि जब आप अपना किसी को लीडर मानते हैं या किसी पे विश्वास करने लगते हैं या किसी को एक ऐसा आदमी मानते हैं कि यह सब कुछ कर देगा और इसने कहा है तो जरूर कर देगा, जब उससे आपको धोखा मिलता है और उसकी खामोशी, उसका कहीं रोना, उसका कहीं धोना, देश के बंटने के बाद कोई मुझे एक तस्वीर बताए कि बापूजी कहीं अकेले में रो रहे थे। बापू कहां थे जब देश के अंदर 21 लाख लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जब पूरे बंगाल में लोग सड़कों पे अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे थे, स्टेशनों पे माओ की लाशें ढूंढ रहे थे, जब मरे हुए लोगों को लोग कुत्ते खा रहे थे, जब पंजाब के अंदर 50,000 औरतों का रेप हो रहा था, दिल्ली में जनगण मन बच रहा था और आजादी की तथाकथित घोषणा हो रही थी। उस शख्स को लगा होगा, गलत सही मैं नहीं फिर कह रहा, यह समय तय करेगा, अभी तो 70 साल हुए हैं, कि एक शख्स ने ऐसा क्यों सोचा कि जिस शख्स के कह जाने से नौखली के दंगे में जब गांधी जी गए तो लोग हाथ में तलवार लिए खड़े हुए थे, हिंदू मुसलमान को एक दूसरा मार रहे थे, लेकिन गांधी जी के जाने के बाद लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिया। इस तरीके का यकीन जब आपको अपने लीडर पे होता है और वो लीडर जब आपको उसके आपके भरोसे पे जब उसको कुछ मिलावट लगती है तो आपकी सोच की क्या आप करेंगे ये आपको पता नहीं होता। इसलिए 70 सालों में जिस लोगों को आपने चुना, उन लोगों से आप इतने ठगे हुए थे कि आप एक बारीक सा रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो। तो आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसमें कोरोना के मामले थमते नजर आ रहे हैं। आज यानी 31 जनवरी को कोरोना के 2,09,918 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 959 लोगों की मौत हुई है और 2,62,628 लोग ठीक हुए हैं। अभी देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 18,31,268 है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 15.77% पहुँच गया है। भले ही इन आंकड़ों को देखने के बाद थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। कल यानी 30 जनवरी से तुलना की जाए तो आज 66 लोग ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। रविवार को कोरोना के 893 मरीजों की मौत हुई थी और इस दौरान 2,34,281 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी और 3,52,784 मरीज ठीक हुए हैं। रविवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 18,84,937 थी और पॉजिटिविटी रेट 14.50% था। शनिवार को कोरोना से 871 लोगों की मौत हुई थी, जबकि इस दौरान 2,35,532 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी और 3,35,939 लोग ठीक हुए थे। देश में एक्टिव केस की संख्या 20,04,333 थी। पॉजिटिविटी रेट 13.39% पहुँच गई थी। बीते 3 दिनों से तुलना की जाए तो मृतकों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के
3,674 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण से जबकि 30 और लोगों की मौत हुई थी तथा संक्रमण दर 6.37% दर्ज की गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है, जबकि शनिवार को संक्रमण दर 7.41% थी और कोविड-19 के 4,483 मामले आए थे। वहीं संक्रमण से 28 लोगों की मौत हुई थी।